अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। युवा लेफ्टिनेंट के तौर पर मनोज की पहली पोस्टिंग श्रीनगर में हुई और फिर वो सियाचिन गए। एक तो पहले ही सियाचिन में तैनाती मुश्किलों से भरी होती है, ऊपर से उन्होंने सबसे मुश्किल पोस्ट पर तैनाती की गुजारिश की थी। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल जाने के आदेश मिले। ये युद्ध के शुरुआती दिन थे। तब ये भी स्पष्ट नहीं था कि युद्ध में गोलाबारी कर रहे घुसपैठिए मुट्ठी भर आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के जवान। उस वक्त अधिकतर काम इलाके में गश्त का या फिर घायल जवानों को रिट्रीव करने का होता है। कई दफा गोलियों के बीच से अपनी जान की बाजी लगाकर सैनिकों को निकालना पड़ता है। उनके साथी बताते हैं कि उपकरण न होते हुए भी कैप्टन मनोज पांडे एक दफा अपने मौजों को ग्लव्स की तरह हथेलियों पर पहनकर बर्फीले पहाड़ चढ़ गए थे। युद्ध क्षेत्र से घर पर संपर्क आसान नहीं होता। जब मिशन पर ना हो तो चिट्ठियां या फिर 10-15 दिनों में एक फोन करने की गुंजाइश। 26 मई के बाद से वो घर पर एक भी फोन नहीं कर पाए थे। चिंता में डूबे घर वालों को राहत मिली जब लगभग 1 महीने बाद 23 जून को कम से कम उनकी एक चिट्ठी मिली। आखिरी खत में लिखा था कि मम्मी जो है टीवी के द्वारा आपको लड़ाई की यहाँ का हालात का पता चल गया होगा, लेकिन आप चिंता न करना, और जहाँ पर मैं हूँ तो बहुत संघर्ष की वो है वक्त है, लेकिन आप मेरे खत का जवाब ज़रूर देना और चिंता न करना, मैं जहाँ पर हूँ ठीक हूँ। मम्मी और पापा का ध्यान देना, छोटे भाई को लिखा था उनका ध्यान देना। यूं तो मनोज ने कई लगातार खतरनाक मिशन को सफलता से पूरा किया था, लेकिन खालूबार का जो मिशन अब जो सामने था वो सबसे बहादुर माने जाने वाले गुरखाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला था। माउंटेन्स में जो वॉरफेयर होता है ना, वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बिकॉज माउंटेन्स में सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ाई होती है। माउंटेन्स में आपके 3 तरीके के दुश्मन होते हैं। एक तो दुश्मन होता है ऊंचाई, पहाड़ी, चढ़ना पड़ता है ऐसे बिल्कुल ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज इंक्लाइन, वो भी पूरे लदे हुए अपने सामान, आर्म्स, एमुनेशन के साथ। बहुत तकलीफ होती है। और हाई एल्टीट्यूड में जाके क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। हमारे गोरखे लोग, बिकॉज वी आर यूज्ड टू द माउंटेन्स एंड वी आर माउंटेन पीपल, तो हम इतने यूज्ड टू होते हैं और माहिर होते हैं कि वो आराम से चलते हैं। यहाँ पर फौजियों की कठिनाइयों को समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा जहाँ युद्ध चल रहा था। बटालिक सेक्टर में खालूबार के ठीक नीचे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा था। चोटियों पर आते हुए पाकिस्तान के 3-4 सप्लाई रूट थे और हेलीकॉप्टर लैंड करने की व्यवस्था भी थी। इसके जरिए जरूरत का हर सामान सीधे पाकिस्तानी बंकरों में पहुंचाया जा सकता था। पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए इस पर कब्जा जरूरी था। इसमें काफ़ी सारी रेज लाइन्स थी जो हमारी तरफ आ रही थी। जुब्बर था और 3 रेज लाइन्स थी जो कि कालूबार था, और 3 अदर रेज लाइन्स थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी। खालूबार पोजीशन एक ऐसा अहमियत रखता था कि वो बिल्कुल पहले तो दुश्मन के जो डिफेंसिव पोजीशन था उसके बिल्कुल हार्ट में था, उसका बिल्कुल हार्ट था उसका। खालूबार में हम बैठ जाते तो उनका सप्लाई लाइन भी जो उधर से आने वाला था रास्ता, वो भी बंद हो जाता। तो उनके लिए एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन था वो, और हम वो समझते थे, इसीलिए हम खालूबार में कब्जा करना चाहते थे। बहुत ही मुश्किल काम था वो।
2 जुलाई को कैप्टन मनोज पांडे की यूनिट 111 गुरखा राइफल्स को खालूबार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया गया। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगुवाई कर रहे थे। युद्ध के मैदान में आमतौर पर इतने सीनियर ऑफिसर खुद मोर्चा नहीं संभालते हैं, पर कर्नल ललित राय तो सिपाहियों से आगे कई बार खुद पहाड़ पर चढ़ जाते थे। लेफ्टिनेंट मनोज भी अपने अफसर से बहुत प्रभावित थे। संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेडेनियस की चार्ली कंपनी गुरखाओं से पहले खालूबार पर भेजी गई थी। 3 दिन तक उनकी कोई खबर न लगी। तीसरे दिन उनकी ओर से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने दिन के उजाले में ही मिशन का बेड़ा उठा लिया। और हमने जो आगे खलूबार का जो रिज लाइन है, उस रिज लाइन के जितने भी बाकी चोटियां थी उनको बाईपास करके पीछे से हम लोगों ने उसको हमला किया था खलूबार को। तो आप समझ लीजिए कि जिस वक्त हमने खलूबार को धावा बोला तो उनके जितने भी डिफेंसेस आगे थे उनको तो बिल्कुल वो तो थ्रेटेंड फील कर गए, क्योंकि अगर हम खलूबार में बैठ जाते तो उनका रिट्रीट का रास्ता भी बिल्कुल बंद हो जाता। पर इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गुरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। 14 घंटे की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से करीब 400 मीटर की दूरी थी जब अचानक 2 दिशाओं से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। पर अब ना तो रुकना विकल्प था, ना ही पलटना। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गुरखा आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के लिए किसी चट्टान की आड़ में थे, कभी गोलियां दंदनाते चढ़ते रहे। उनका ये रूप देखकर पाकिस्तानियों के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भी आगे बढ़ते हुए सैनिकों पर खोल दिया। जो ही हम करीब आ रहे थे टॉप के, तो उनको समझ में आ गई कि जो बात कि अगर वो कैप्चर हो जाए इलाका तो ये कंप्लीट वहाँ का जो बैटल है उसका टाइड ही चेंज कर देगा, और उनके लिए वो बहुत ही वाइटल एरिया था। इसलिए जब हम नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने एडी गन से भी हमारे ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, और ये एडी गन जो है ऑलमोस्ट 1000 राउंड्स अ मिनट फायर करती है। ऐसे इतने सारे मशीन गन्स हमारे ऊपर जो है उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उनके पास राइफल ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स प्लस सम अमाउंट ऑफ मोटर फायर भी उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया, जो कि बिल्कुल आके काफी नुकसान कर रही थी हमारे। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी। पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच आगे बढ़ना मुनासिब नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन में बाकी थे। कर्नल राय 20 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़ने लगे। बाकियों को साथ ले कैप्टन मनोज पांडे ने दूसरी ओर से धावा बोल दिया। बुरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बस्ट भी फायर करने लगा। ये ऐसा बॉम्ब होता है जिसमें हवा में ही विस्फोट हो जाता है, यानी झुक के स्प्लिंटर से बचने की भी गुंजाइश नहीं होती। इसी एयर बस्ट से निकला छर्रा कर्नल राय की जांग को भेद गया, पर वो रुके नहीं। दूसरी ओर कैप्टन मनोज पांडे अपने जवानों को साथ लेकर बहादुरी से आगे बढ़ रहे। जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया था तो आंकलन था उस रास्ते पर दुश्मन के केवल 2 बंकर हैं, लेकिन आगे पहुंचकर नजर आया कि 2 नहीं 6 बंकर हैं। दुश्मन की नजर बचाकर भारतीय जवान ऊपर तो पहुंच गए थे, लेकिन पाकिस्तान को शक हो चला था। दुश्मन की ओर से हर कुछ देर पर इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किए जा रहे थे। ये ऐसी गोलियां होती हैं जो करीब 3-4 मिनट तक रोशनी कर देती, और पाकिस्तानी हर 3 मिनट के अंतर पर ये फायर कर रहे थे, यानी वहां लगातार रोशनी थी। अगर कैप्टन पांडे रुकने का फैसला करते तो सवेरा हो जाता। युद्ध के मैदान में पशु पेश के ऐसे कई मौके आते हैं, इनमें फैसला जितना जल्दी लिया जा सके उतना कारगर होता है। 24 साल के मनोज पांडे ने अपने जवानों को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छोड़ा और खुद बाहर निकले। जो ही वो बाहर निकले, सामने से गोलियों की बौछार आ गई।
वो वापस चट्टान के पीछे लौटे, पर अहम बात यह थी कि उन्होंने दुश्मन की गन पोजीशन देख ली थी। अपने युद्ध घोष के साथ वो फिर बाहर निकले। जैसा सोचा था, सामने से गोलियां फिर बरसी, पर उनकी आंखों ने निशाना देख रखा था। बंदूक की गोली सटीक लक्ष्य पर लगी और मशीन गन के पीछे बैठा पाकिस्तानी वहीं ढेर हो गया। इस बीच कैप्टन मनोज पांडे को कांधे और पैर में गोली लग गई थी, पर घायल होने के बावजूद वो अगले बंकर की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंककर उसे भी शांत कर दिया। शरीर में गुथी हुई गोलियों के दर्द पर तो काबू कर रहे थे, पर छलनी शरीर से खून तो लगातार बह रहा था। कैप्टन मनोज पांडे तीसरे बंकर में पीछे से घुसे तो देखा कि 2 पाकिस्तानी गुरखा जवानों पर गोली चलाने वाले थे। उन्होंने फौरन अपनी खुखरी निकाली और उन दोनों की गर्दन काट दी। अब तक उनके शरीर से इतना खून बह चुका था कि सीधे खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो रहा था, पर उन पर तो जैसे धुन सवार थी। कैप्टन मनोज पांडे अब आखिरी गन पोजीशन की ओर बढ़े। उन्होंने बंकर के अंदर ग्रेनेड उछाला, पर ग्रेनेड के गिरने और विस्फोट के बीच जो 3-4 सेकंड का फासला होता है, उतनी देर में 3 गोलियां कैप्टन मनोज के हेलमेट को चीरकर उनके सर को भेद गई। जिस योद्धा ने अपनी हर एक सांस पर मातृभूमि का नाम लिख दिया, वो जाते जाते अपने सैनिकों को विजय का आखिरी आदेश सुना गया। एक बर्स्ट फायर आया उधर से, बंकर से पाकिस्तानियों का, सीधे 3 या 4 गोलियां इधर आई उनके स्कल पे, लेकिन गिरने से पहले मनोज पांडे की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है लीडरशिप का वो देखिए, उसने कहा न छोड़नो। मतलब आदमी की जान जा रही है और लड़का फिर भी कह रहा है कि इनको मत छोड़ो। लड़के तो उन्होंने अपना खोखरी निकाला और उन्होंने चार्ज कर दिया और चौथा बंकर को भी कंप्लीट। गुरखा जवानों की हिम्मत को उनके गुस्से ने 100 गुना बढ़ा दिया था। उस रात एक भी पाकिस्तानी को चोटी से जिंदा भाग जाने का मौका ना मिला। दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा गया। जब हमने खलुबार पे हमला बोल के हमने खलुबार को कब्जा किया, तो इसका असर ये हुआ कि जितने भी डिफेंसिव पोजीशंस थे उस इलाके के, वो अनटेनेबल हो गए उनके लिए। उनको नहीं होल्ड कर पाए फिर मौका, क्योंकि एक अगर दुश्मन आपके पीछे बैठा है तो आप कभी सेफ फील कर ही नहीं सकते। तो आपने जितने भी डिफेंसेस उसके आगे वाले और सामने वाले थे, उनको तो हिला ही दिया। वो तो पूरा रिट्रीट करने और भागने में शुरू कर गए। हिंदुस्तान का एक और वीर सपूत चोटी पर तिरंगा लहराकर तिरंगे में लिपट कर लौट रहा था। हमको एक दिन पहले पता चल गया था, उसको कुछ लग गया, चोट लग गई या कुछ हो गया। पता नहीं मेरा दिल कहाँ से, हमको ये लगा कि जो है हम सो रहे थे, कहीं ये लड़ाई हो रही है। हम उसको देख रहे हैं कि लड़ाई में बैठे हुए हैं। वही हाफ शर्ट सफ़ेद और पैंट ग्रे कलर की पैंट देखी, अब बंदूक लिए हैं और बस गोली आके इनको लग गई है। तो हम उठ के बैठ गए, रोने लगे। हमने कहा अरे ये सब हम क्या देख रहे हैं, क्या हुआ? तो इतने में बेल बजी, तो हम कहे कि कौन आया देखे तो भाई अफसर सब खड़े थे। मैं चाहा तो वहाँ जो बॉडी लाया था वहाँ से लेफ्टिनेंट अच्छे चंद्रन थे, उस समय लेफ्टिनेंट थे, वही इनकी बॉडी लेकर के हम उसी एयरपोर्ट पर आए थे। कैप्टन मनोज पांडे युद्ध क्षेत्र से घर वालों को अधिक चिट्ठियां भी नहीं लिख पाए थे, और जब उनकी लिखी डायरी घर वालों को सौंपी गई तो माँ का कलेजा तड़प उठा। उन खूनी सरहदों पर कहीं बैठकर मनोज ने अपनी माँ के बारे में एक कविता लिखी। डायरी में जब आप जाएंगे तो उन्होंने अपनी मदर के लिए एक पर्टिकुलर 2-4 पेजेस अलोकेट किए हैं कि व्हाट ही हैज ए थॉट फॉर ए मदर। ऐसे मदर को भी बताया है, एज ए फ्रेंड को बताया है, एज ए लीडर, एज ए बॉस क्या होता है, हर एक पे उन्होंने कमेंट्स अपने लिखे हैं। मनोज दोस्तों या अपने परिवार वालों के बीच कभी इतने भावुक नहीं दिखे थे।
पर इस योद्धा के दिल का हाल उनकी कलम ने बयान कर दिया था। अंतिम चिट्ठी जो मनोज पांडे जी की मुझे मिली, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है कि मनोज पांडे जी अपना लेटर पूरा कंप्लीट करते हैं, वॉर के सिचुएशन के बारे में बताते हैं, थोड़ा फुल्का जो भी आइडिया देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताते हैं कि ये कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, कहे कि उसमें आप थोड़ा सपोर्ट जो कर पाना ज़रूर करना। कैप्टन मनोज पांडे के इस सर्वोच्च बलिदान के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद।